आज का ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए डाला जा रहा है। 24 फरवरी को आपको बायोलॉजी का पेपर है, क्लास 12th 24 फरवरी बायोलॉजी का पेपर। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मैंने ऐसा किया है कि आप लोगों को सबसे पहले मैं मॉडल पेपर जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिया गया, प्री बोर्ड का पेपर जो अभी आप लोगों ने प्री बोर्ड एग्ज़ाम दी उसका पेपर और लास्ट ईयर का पेपर, पहले इन तीनों पेपर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ। उसके बाद फिर हम 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा कि जब भी पेपर आपके सामने आए तो उसके ऊपर जो निर्देश होते हैं वो हमको बहुत सावधानी से पढ़ने चाहिए। वो आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं, इसलिए उनको पहले रीड करना, देखना कि कौन से क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चन, कितने शब्दों में हमें लिखना है। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। आपको पेपर में 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिलने हैं, इसलिए हम तीनों पेपर के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो मॉडल पेपर है मेरे सामने। सबसे पहले क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे 4 विकल्प हैं, इन 4 में से एक सही है जिसको आपको टिक करना है, मतलब आपको जिसको आपकी आंसर शीट पर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है। अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन ये है आपका। तो अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है 1। आंसर होगा डी वाला 1, क्योंकि लैंगिक जनन जो होता है उसमें गैमेट बनते हैं, नर तथा मादा दोनों अपने अपने गैमेट का निर्माण करते हैं। तो लैंगिक जनन में 2 होंगे, अलैंगिक जनन में 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन कहलाता है। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि लैंगिक जनन होता है, इसमें मेल फीमेल गैमेट बनेंगे, इनका फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन होगा, निषेचन से जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर भ्रूण बनेगा। लेकिन हम यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन जो है वो है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन आंसर है अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन अनिषेक जनन कहलाएगा। अगला देखते हैं। आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्या कहलाते हैं? आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्या कहलाते हैं? देखो, जो संतान होती है वो अपने पैतृक जीव के समान होती है, आनुवांशिक रूप से उसमें समानताएं होती हैं, लेकिन आकारिक रूप से समान नहीं होती। अब क्वेश्चन आपका यह है कि आकारिकी और आनुवांशिक दोनों में समान, तो इसका आंसर होगा क्लोन। ठीक है, आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव कहलाते हैं क्लोन कहलाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब नर व मादा जननांग एक ही प्राणी में हो तो उन्हें क्या कहते हैं? देखो, 2 तरीके के जीव होते हैं, मेल और फीमेल आप समझते होंगे, लेकिन ऐसी जाति जिसमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही जीव में हो तब हम उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल वर्ड का यूज़ किया जाता है ऐसे जीवों के लिए जिसमें मेल तथा फीमेल, नर तथा मादा जननांग एक ही प्राणी में होते हैं, वह द्विलिंगी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है। तो पहले जान लें कि विभाजन क्या है। कोशिका, एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका का निर्माण करती है, या एक पैतृक कोशिका से संतति कोशिका का निर्माण भी विभाजन के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों हम पढ़ते। क्वेश्चन आपको पूछा गया अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन को और भी क्या कहा जाता है? असूत्री विभाजन, न्यूनकारी विभाजन, सूत्री विभाजन और केंद्रक विभाजन। तो पहले हम समझ लें अर्धसूत्री विभाजन क्या है। जब पैतृक कोशिका से विभाजन के दौरान बनने वाली संतति कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, मतलब पैतृक कोशिका से संतति कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, तब कम हो जाती है। कम हो जाती है मतलब न्यूनकारी विभाजन, न्यून मतलब कम। ठीक है,
तो न्यूनकारी विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन भी कहा जाता है, या अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। होमोलिन क्या है? इंसुलिन आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट या ऐसे लोग हमारे घर में भी हैं जिनको शुगर है और डॉक्टर उन्हें इंसुलिन एडवाइस करता है कि आप इंसुलिन लीजिए। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो शुगर का पाचन करता है। अब जब मानव द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया गया तो उसे होमोलिन कहा गया। तो जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, होमोलिन भी एक हार्मोन है जिसको इश्चरीचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया में मानव के द्वारा बनाया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। और आजकल इंसुलिन के स्थान पर हम होमोलिन का यूज़ करते हैं। होमोलिन एक हार्मोन। देख लेते हैं कि मानव क्या है। क्या वो संतति अंडे के द्वारा पैदा करती है या संतान पैदा करती है? जो अंडे पैदा करते हैं या जो अपनी आगे की संतति को अंडे के द्वारा उत्पन्न करते हैं वो अंडप्रजक कहलाते हैं। लेकिन मानव जो है वो बच्चे को जन्म देता है तो वह सजीव प्रजक कहलाता है। जो क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान का क्वेश्चन है। आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, सही विकल्प जो भी उसी स्थान पर खाली जगह पर जो भी उपयुक्त शब्द है केवल उसका इस्तेमाल करना है। समय कम रहता है तो क्वेश्चन नंबर डालें और आंसर डालें सीधे, आपको पूरा नोट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। पहला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसने विकसित की थी? वो तकनीक जिससे आजकल अपराधियों के बारे में काफ़ी जांच की जाती है। आप लोग टीवी देखते होंगे तो देखते ही होंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अपराधियों की पहचान करने के लिए। और इस तकनीक को विकसित किया था एलेक्स जेफरी नामक साइंटिस्ट ने। एलेक्स जेफरी ने इस तकनीक का विकसित किया था। अगला है, एक प्रारूपिक आवर्त बीजी भ्रूण कोश केंद्रकीय होता है। मतलब एक आवर्त बीजी पौधा जिसके फ्लावर में भ्रूण कोश है उसके अंदर कितने केंद्रक होंगे? तो उसके अंदर होते हैं 8 केंद्रक। एक नॉर्मल हम देखें तो ये बीजांड की संरचना है जिसमें यहाँ पर अंडाणु होगा, इसके बाद यहाँ पर इसकी सहायक कोशिकाएं होंगी, यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स होंगी और यहाँ पर 2 न्यूक्लियस वाली कोशिका होगी। तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक प्रारूपिक आवर्त बीजी भ्रूण कोश में 8 केंद्रकीय होता है। अगला है, कवक एवं शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? 2 आंसर इसके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि कवक एवं शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है क्योंकि इन दोनों को सामूहिक रूप से हम लाइकेन कहते हैं। दूसरा, इनका संबंध अगर हम देखें तो वह सहजीविता भी कहलाता है क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये जो संबंध होते हैं जीवों के 2 तरीके के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जब दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उसे धनात्मक कहते हैं। तो इनका जो संबंध है वह सहजीविता का है जिसे सामूहिक रूप से लाइकेन कहा जाता है। तो दोनों इसके आंसर सही होंगे। टीकों में संबंधित रोग के उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? उनके प्रतिजन उपस्थित होते हैं, एंटीजन उपस्थित होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं। अभी आजकल आप सब लोगों को टीके लगे हैं, कोरोना के अगेंस्ट, कोविड-19 के अगेंस्ट आप सब लोगों को टीके लग चुके हैं। इसमें भी इसी पद्धति का उपयोग किया है। रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीक क्या है? जैव तकनीक टीकाकरण है। टीकाकरण के द्वारा ही हम रोग से सबसे सॉलिड तरीके से निरोग हो सकते हैं। टाइफाइड रोग की पहचान, अलग अलग टेस्ट अलग अलग बीमारी के लिए किए जाते हैं। टाइफाइड रोग की पहचान के लिए विडाल टेस्ट होता है। क्या नाम है? विडाल टेस्ट होता है। डीएनए खंडों को एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए को तोड़ते भी हैं और जोड़ते भी हैं। तो जिस एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है उसे डीएनए लाइगेज एंजाइम कहा जाता है।
ठीक है। जिस एंजाइम के द्वारा डीएनए खंडों को हम जोड़ते हैं उन्हें हम डीएनए लाइगेज एंजाइम कहते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, बहुत बड़ा उत्तर नहीं लिखना है, और जो मेन आंसर पॉइंट होता है, जो मेन पॉइंट होता है उसके नीचे हमको एक अंडरलाइन देनी है। 4-5 लाइन में इनके उत्तर नहीं लिखने हैं, ये ध्यान रखो। एक वाक्य में मतलब एक वाक्य में, और जो मेन शब्द है, जैसे मछली पालन को क्या कहते हैं, तो आप लिखोगे मछली पालन को मत्स्य पालन, फिशर या पिसीकल्चर। 3 शब्द हैं, तीनों में से कोई सा भी एक लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है कि जैसे मछली पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है, तो पिसीकल्चर के नीचे आपको एक अंडरलाइन देनी है। मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है? मानव में 2 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। एक होते हैं जो हमारे पूरे दैहिक गुणों का निर्धारण करते हैं, आँख का, नाक का, कान का, बाल का, कैसे भी, ये ज़्यादा गुण जो है वो क्रोमोसोम होते हैं 22 जोड़ी। एक जोड़ी क्रोमोसोम होता है जो लिंग का निर्धारण करता है कि होने वाला बच्चा मादा हो गया या नर होगी, मतलब लड़की होगी या लड़का होगा। तो ये निर्धारण जिन क्रोमोसोम के कारण होता है उन्हें एक्स और वाई क्रोमोसोम कहते हैं। आंसर होगा मानव में लिंग निर्धारण एक्स और वाई एलोसोम क्रोमोसोम के द्वारा होता है। केवल एक्स और वाई को आपको अंडरलाइन करना है। BOD का पूरा नाम लिखिए। हर जीव की अपनी एक ऑक्सीजन डिमांड होती है, उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, BOD का पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया का नाम बताइए। साइनोबैक्टीरिया एक्चुअल में जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, पौधे वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में वो नाइट्रोजन को फिक्स के रूप में मतलब नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये जो फिक्स करने का काम है ये कुछ साइनोबैक्टीरिया करते हैं, उन्हें हम जैव उर्वरक के रूप में जानते हैं। तो ये है नॉस्टॉक, एनाबीना। नाम लिखना, अंडरलाइन करना। आंसर लिखोगे जैव उर्वरक के रूप में नॉस्टॉक और एनाबीना नामक साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार नियंत्रण पद्धति को क्या कहते हैं? इन्हें हम जैविक नियंत्रण कहते हैं। देखो, बहुत सारे कीटनाशक होते हैं, केमिकल होता है जिसको छिड़काव भी करते हैं। बहुत से नॉर्मली होता है खेतों में उसका छिड़काव, लेकिन उससे उन फलों को, उन सब्जियों को, उन अनाजों को जब हम खाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर के अंगों पे पड़ता है। इसलिए आजकल इनको खत्म करने के लिए सूक्ष्म जीवों का भी उपयोग किया जा रहा है। तो वो सूक्ष्म जीव जिनका उपयोग खरपतवार को या कीटों को नष्ट करने के लिए करते हैं, इस पद्धति को हम जैविक नियंत्रण कहते हैं। ठीक है। मानव इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? तो मानव इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहलाता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी इंग्लिश वर्ड है, जनसांख्यिकी हिंदी वर्ड है, कहलाता है। दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके सामने सही जोड़ी है। अभी तक मैं बेटा आप लोगों को मैं ये कह रही थी कि क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन नोट मत करना, नंबर डालना, आंसर लिखना, पर जोड़ी में ऐसा मत कर देना कि इधर अ लिख दिया उधर बी लिख दिया। जोड़ी आप प्रॉपर बनाइएगा, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 या 3 मिनट में आपकी जोड़ी बन जाती है। तो जोड़ी को आप प्रॉपर बनाना। जोड़ी को हल करते वक्त पूरे इस साइड के और उस साइड के मिलाना, और इसके सामने कौन किससे मैच कर रहा है, जो आपको पहले आता है उसको आप पहले करना, तो आपकी जोड़ी अपने आप पूरी मिल जाएगी। कोई टेंशन नहीं है, जोड़ी के पूरे नंबर आपको कवर कर लेने चाहिए।
ठीक है, अग्नाशय हम इधर देखते हैं, अग्नाशय किससे संबंधित है। अगर हमको समझ में नहीं आता हम इसको छोड़ें, मैं एक तरीके से आपको बता रही हूँ कि आप कैसे सॉल्व करें। अगला देख लें, ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह किससे संबंधित है? ऊर्जा प्रवाह 10% लॉ से संबंधित है। कैसे है? मैंने क्लास में आप लोगों को समझाया था कि जो सूर्य है उसकी ऊर्जा को हरे पौधों द्वारा, उससे जितनी भी ऊर्जा आती है उसके 10% को ही अवशोषित करते हैं। फिर जो हरे पौधों को या शाकाहारी जंतु या उपभोक्ता प्रथम जो उनको ग्रहण करते हैं उनके पास भी केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। ऐसे ही उनका क्रम चलता है। इसको ऊर्जा प्रवाह का 10% लॉ कहते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह के सामने क्या आ गया? 10% लॉ आ गया। ठीक है। मनुष्य क्या है भाई? वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो निश्चित है कि वो एक उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं हो सकता। उत्पादक केवल हरे पौधे होते हैं। इसके अलावा जितने भी जीव जंतु हैं वो सब उपभोक्ता हैं। तो मनुष्य उपभोक्ता है। 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स अगर होंगी तो उससे 400 शुक्राणु बनेंगे। हर कोशिका की अर्धसूत्री विभाजन होगा, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनेंगी। तो 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 400 शुक्राणु बनेंगे। अमरबेल आप लोगों ने देखी होगी। पेड़, अच्छे बड़े बड़े पौधों के ऊपर, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर पीली पीली अमरबेल जब चढ़ जाती है तो वो पौधे को सुखा देती है। क्यों सुखा देती है? क्योंकि वो पौधे के सारे पोषण को ग्रहण कर लेती है, खुद कुछ नहीं करती, वो पूर्ण परजीवी होती है। आप सब लोगों ने देखा हुआ होगा मलेरिया के रोगाणु, मलेरिया प्लाज्मोडियम। ठीक है। बहुत सारे लोग, बच्चों में ये थोड़ा सा गलतफहमी है कि मलेरिया जो है वो मच्छरों से होता है। मच्छरों से होता नहीं है बेटा, मच्छरों से फैलता है, होता है प्लाज्मोडियम से। ठीक। कैंसर, ओकोजिन। अब हमारे पास क्या बच गया? इंसुलिन, अग्नाशय। मैं पहले भी आपको बता सकती थी, फिर भी मैंने कहा अभी छोड़ के रखते हैं। इसी तरीके से आप इसे अप्लाई करिएगा। अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है। पाचन के लिए पाचक एंजाइम निकालती है और शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन निकालती है। तो एक ये भी विकल्प है कि मिश्रित ग्रंथि हमारे शरीर में कौन सी है? केवल एक ही है और वो अग्नाशय है। ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपके मॉडल पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। अब हम प्री बोर्ड वाला पेपर ले लेते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक। अब ये आपका प्री बोर्ड का पेपर है। प्री बोर्ड के विकल्प आपको मैं बता देती हूँ। वो कर लूँ, जैसे आप लोगों ने अभी इसकी एग्जाम दी है, कॉपी में चेक कर ही रही हूँ। क्या उस बच्चों में ऑब्जेक्टिव कर रही हैं उसको मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। ये सारे निर्देश अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। जब हम क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे तो आपको इन निर्देशों को भी क्लियर करेंगे। जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? तो वो द्विलिंगी कहलाती है। मॉडल पेपर में भी अपन ने ये क्वेश्चन देख लिया है, इसलिए ज़्यादा नहीं बताते। निम्नलिखित में पुंकेसर का भाग है। ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन नया है और आप लोगों ने नॉर्मली आंसर भी सही नहीं दिए हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर 2 ऑर्गन फ्लावर में होते हैं। पुंकेसर मेल ऑर्गन है, स्त्री केसर फीमेल ऑर्गन है। दोनों में हम पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है। ये वाला हिस्सा जो ऊपर का होता है पराग कोश कहलाता है, इसमें पराग कण बनते हैं। और नीचे का जो हिस्सा है पुतंतु कहलाता है, इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को एंथर कहते हैं। बीच वाला हिस्सा जो इनको कनेक्ट करता है वो कनेक्टिव कहलाता है, इंग्लिश में, हिंदी में कहलाता है योजी। ठीक है। तो निम्नलिखित में से पुंकेसर का भाग योजी। बाकी अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये क्या है? ये स्त्री केसर के भाग हैं, वो भी आप लोग देख लो। नॉर्मल स्त्री केसर की संरचना इस तरीके से होती है।
ये वर्तिका, ये वर्तिकाग्र और ये अंडाशय होता है। तो ये 3 हिस्से स्त्री केसर के हैं और केवल एक हिस्सा योजी जो है वो पुंग केसर का है। 100 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं से कुल कितने शुक्राणु बनेंगे? सेम क्वेश्चन मॉडल पेपर में था, भाषा थोड़ी थोड़ी अलग है, पर यहाँ भी वही बात है कि 100 प्राथमिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा। एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं तो 100 से 400 बनेंगे। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विषम युग्मजी है? युग्मज जब हम मेंडल लॉ पढ़ते हैं तब हम उसमें गैमेट्स या युग्मज बनाते हैं। जब उसमें हम आपको बताते हैं कि कोई ये जो कैरेक्टर है ये प्रभावी लक्षण के लिए है, ये जो कैरेक्टर है यह अप्रभावी लक्षण के लिए है। जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण साथ में हो तो उस जोड़े को विषम युग्मजी कहा जाता है। तो टी टी दोनों प्रभावी हैं, टी टी दोनों अप्रभावी हैं, आर आर दोनों प्रभावी हैं। केवल ये वाला जो है एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण हैं, इसलिए यह विषम युग्मजी है। ठीक है, अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सा मिथियोनिन कूट का संकेत है? कूट मतलब कोड, जेनेटिक कोड आप लोगों ने पढ़े हैं, मैंने पढ़ाए हैं। मिथियोनिन जब प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस होती है तो शुरुआत होती है मिथियोनिन से और प्रारंभिक या आरंभन कोड ही मिथियोनिन का कोड है जो है AUG। ठीक है, इसे हम आरंभन कोड भी कहते हैं। अगला मलेरिया रोग होता है प्रोटोजोन के परजीवी द्वारा। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है तो मलेरिया रोग प्रोटोजोअन परजीवी के द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा नया क्वेश्चन जो अभी तक नॉर्मली देखने में नहीं आया है। निम्नलिखित में से पैलिड्रोम के संबंध में सत्य कथन है। ठीक है, डीएनए में क्षारक युग्मकों का ऐसा समूह जो दोनों दिशाओं से समान पढ़ा जाता है। डीएनए क्या है? तो डीएनए में क्षारक युग्मन होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। इन क्षारक युग्मकों का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, अगर ऐसा हो कि 3N सिरे से या 5N सिरे से, दोनों सिरे से जब हम पढ़े तो वो समान हो, तब उसे हम पैलिड्रोम कहते हैं। ठीक, तो पहला ही इसका सही है कि यह डीएनए के क्षारक युग्मकों का ऐसा समूह है जो दोनों दिशाओं से एक समान पढ़ा जाता है। ठीक, अब आते हैं रिक्त स्थान पे। अधिकांश पौधों में अंडाशय कहाँ विकसित होता है? तो अंडाशय होता है बीजांड के अंदर, बीजांड बना देता है फल, तो अंडाशय फल में विकसित होता है। वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागति के कुल कितने नियम दिए थे? मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। 3 नियम दिए थे। ग्रंथि ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो जन्म के समय बड़ी किंतु बढ़ती उम्र के साथ छोटी हो जाती है। ज़्यादातर बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया था, यह है थाइमस ग्रंथि। बहुत सारे बच्चों ने पीनियल ग्रंथि लिखा है, पर इसका आंसर है थाइमस ग्रंथि। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह लिम्फोसाइट का निर्माण करने लगती है और इसका आकार छोटा होता जाता है, तो इसका आंसर है थाइमस ग्रंथि। दूध से दही का निर्माण किसके द्वारा होता है? लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है जिसके द्वारा दूध से दही का निर्माण होता है। जीएमओ, जीएमओ क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनको आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया गया है और विकसित किया गया है, वो जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं।
ऐसे जंतु जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं। देखो अलग अलग जीव अलग अलग टेम्परेचर को सह सकते हैं। कुछ जीव समतापी होते हैं, हम मतलब हमारे जैसे जीव मनुष्य, जिनके शरीर का तापमान बहुत ऊपर नीचे नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि बाहर गर्मी है तो अंदर हमारा टेम्परेचर डाउन हो रहा है या उसको बैलेंस कर रहा है। हम समतापी हैं। कुछ असमतापी होते हैं जो बाहर के वातावरण के अनुसार अपने तापमान को बैलेंस करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत तापमान को सह लेते हैं। इन्हें पृथुतापी कहा जाता है। ऐसे जीव, ऐसे जंतु जो व्यापक तापमान को सहन कर लेते हैं, उन्हें हम पृथुतापी कहते हैं। मानव जनसंख्या का अध्ययन हमने मॉडल पेपर में भी देखा, डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहलाता है। अब सही जोड़ी देख लेते हैं। लिम्फोसाइट, लसिका, लसिका थाइमस ग्रंथि, ये सब कनेक्ट है। ठीक है, लिम्फोसाइट लसिका से। जैव उर्वरक, जैव उर्वरक इसमें क्या है? देखो नास्टाक और एनाबिना भी अपन ने पढ़ा था, ऐसे साइनोबैक्टीरिया का नाम जो जैव उर्वरक होते हैं। यहाँ आ गया नास्टाक व एनाबिना। बायोगैस, बायोगैस से मीथेन बनती है जो जलती है। बायोगैस गोबर गैस, गोबर के द्वारा गैस बनाई जाती है, मीथेन गैस बनती है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। बी टी, बी से बैसिलस, टी से थुरिंजिएंसिस, बीटी। ठीक है। एलाइजा टेक्निक, ऐसी टेक्निक जो रोग को पहचानती है। और एलिजा टेक्निक कौन से रोग को पहचानती है? एड्स, एड्स के लिए जब पहचान करने के लिए टेस्ट किया जाता है तो एलिजा टेस्ट होता है। तो एलिजा टेस्ट जो है रोग की प्रारंभिक पहचान है। और सहोपकारिता, अभी मैंने तुमको बताया था जब मॉडल पेपर बता रही थी कि जीवों में संबंध 2 तरीके के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जब एक जीव दूसरे जीव को हानि पहुंचाता है तो ऋणात्मक है, और जब वो फायदा पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है, तो वो धनात्मक है। सहोपकारिता ऐसा संबंध है जो लाभ पहुंचाता है, जिसमें एक जीव से दूसरे जीव को लाभ होता है, तो प्लस प्लस का संबंध है, धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव संबंध है। ठीक है, मेरे ख्याल से तुमको ये दोनों पेपर के ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। आप इसको सुनो, कॉपी में नोट करो। अब कल मैं आपको एक और पेपर 2019-20 का पेपर, 19 का और 20 का पेपर भी दे दूंगी, उसके ऑब्जेक्टिव दे दूंगी। इसके बाद हम 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बेटा यही सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता है। अब चूँकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है प्रिपरेशन के लिए, तो हम उन चीज़ों को जल्दी पकड़ते हैं जिससे हमको नंबर भी मिल जाए और हम आसानी से उसको कवर भी कर पाएँ। इसीलिए मैं आपको ये पेपर दे रही हूँ। आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से लर्न कर लें। हम जब क्लास में मिलेंगे कल आपसे, तो मैं आपसे ये पूछूँगी, तब तक आप घर पे इनकी प्रैक्टिस कर लें। कल आपको 19-20 का पेपर और 2 नंबर 3 नंबर के भी क्वेश्चन आंसर्स आपको समझा दूँगी मैं। ओके, तब तक आप लोग पढ़ाई करें। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्री बोर्ड के पेपर का चौथा क्वेश्चन है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक प्रारूपी आवर्त बीजी भ्रूणकोश कितने केंद्रकीय और कितने कोशिकीय होता है? 8 केंद्रक अपन गिन चुके थे, कोशिकाएं 7 होती हैं, तो 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। एक प्रारूपी आवर्त बीजी भ्रूणकोश का केंद्रक 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। ठीक है। जब निषेचन के बाद बने युग्मनज में XX गुणसूत्र होते हैं तो युग्मनज किस लिंग के भ्रूण में विकसित होता है? देखो पहले पेपर में मैंने तुमको बताया था कि X और Y ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये लिंग निर्धारण का काम करते हैं। जब X और Y दोनों गुणसूत्र होते हैं तो जो भी बच्चा या भ्रूण है वो नर होगा, मेल होगा, और जब XX होगा तो जो भी बच्चा है वो मादा होगा, फीमेल होगा। ठीक है। डाउन सिंड्रोम किस नंबर के गुणसूत्र की त्रिसूत्रता को दर्शाता है? ये एक तरीके की बीमारी है जिसमें बच्चे मंगोल होते हैं, उनकी आँखों का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, हथेलियाँ मोटी होती है, ज़बान मोटी होती है, बोलने में बहुत क्लियर नहीं बोल पाते हैं और इनका दिमाग भी कम विकसित होता है, और यह बीमारी 21वें नंबर के गुणसूत्र पर होती है।
नाभिकीय अम्ल RNA का पूरा नाम लिखिए। और ये जो प्रिंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये गलत प्रिंट हुआ है पेपर में, ये न्यूक्लिक अम्ल होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में RNA का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये RNA का पूरा नाम। DNA का पूरा नाम हो तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA में जो शर्करा या शुगर होती है उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए DNA को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, और है एक क्वेश्चन, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया। मेरे ख्याल से ये चौथी बार रिपीट हो रहा है आपका क्वेश्चन अलग अलग रूप में, नॉस्टॉक और एनाबिना। अब ज़्यादा क्लियर नहीं बताती मैं। कवक व उच्च श्रेणी के पादपों के जड़ों के बीच में संबंध है। कवक और उच्च श्रेणी के पादप जैसे हमारे नीम है, जाम है, अपने खेतों में लगने वाली फसल है, उसमें खासतौर पे दलहनी फसल है, उनमें कवक और पौधों के बीच जो संबंध होता है वो माइकोराइजा कहलाता है, माइकोराइजा। ठीक है, पारितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है, यह भी मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि ऊर्जा प्रवाह के लिए एक नियम दिया गया है जिसे 10% लॉ कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक पोषक स्तर पर 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। ठीक, आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स मॉडल पेपर के और प्री बोर्ड के मैंने हल कर दिए हैं, जिनसे जो भी गलती या कुछ भी है, मिस्टेक है, वो देख लेना। कल क्लास में जब आप आओगे तो मैं आपसे पूछूंगी भी, और जो भी डिफ़िकल्टी स्पेशली किसी क्वेश्चन में आ रही हो तो आप मैसेज कर दो। इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर भी डालूंगी, अगर आप चाहो तो उस पर मैसेज कर दो, आप चाहो तो पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो कि मैडम ये वाला टॉपिक हमें स्पेशली समझना है, तो मैं आपको समझा दूंगी। बाकी कल हम इनके आगे के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले, और इसके बाद 2019 और 2020 का पेपर भी हम हल करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। ओके।